नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। आज एक ऐसे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जिनके नाम भर से, जी हां सिर्फ नाम भर से, डाकू, डकैत, माफिया थर थर कांपते थे। 1974 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, फियर्स हैं, बोल्ड हैं, बेबाक हैं, हर मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। हमारे साथ है उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी डॉक्टर विक्रम सिंह। सब बहुत बहुत स्वागत है। वर्तमान में नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। एक वक्त था जब माफियाओं को चैलेंज देते थे, उन्हें डराते थे, आजकल बच्चों को टैकल करते हैं। दोनों एक्सपीरियंस के बारे में हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले सर, 30 से 35 साल का एक बहुत बड़ा लंबा अनुभव आपका रहा है, एक्सपीरियंस रहा है। मौजूदा वक्त में आप उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को कैसे देख रहे हैं सर? नमस्कार मोनिका जी, बड़ी कृपा की आपने अवसर दिया अपने दिव्य प्लेटफॉर्म पर, अपने इस वैभवपूर्ण स्टूडियो में। हमारे ऐसे लोग कदाचित इस प्रकार के वैभवपूर्ण वातावरण के लिए पूरी तरीके से अपरिचित हैं। इसके लिए हृदय से आभार और आशीर्वाद आपको। सर ऑनर्ड, प्लेजर टू हैव यू सर। थैंक यू। वर्तमान कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की अभूतपूर्व नियंत्रण में है, क्योंकि ऐसा सुखद अनुभव मोनिका जी कम होता है जबकि कोई ठसक के साथ ये कह सके कि शीर्षस्थ नेतृत्व प्रदेश का लाभान्वित नहीं हो रहा है अपराधियों और माफियाओं से। काश ये बातें मैं पूरे टाइम के लिए कह पाता कि लाभान्वित नहीं हो रहा है, लेकिन अगर शीर्षस्थ नेतृत्व लाभान्वित हो रहा है, शीर्षस्थ नेतृत्व अगर माफिया के कुत्ते से हाथ मिला रहा है, शीर्षस्थ नेतृत्व अपने इस प्रकार के माफियाओं को हर जनपद में एजेंट के रूप में, कलेक्शन एजेंट के रूप में रखेगा, आप समझ सकती हैं कि कोई अपनी जमीन या बीबी की ज्वेलरी बेच करके ऊपर नेतृत्व को नहीं पहुंचाता। अपराध और हमारा आपका खून पी करके वो शीर्षस्थ नेतृत्व में जाता है। आज ये सुखद अनुभव है और हमारे शास्त्रों में भी है, जब जनता के पुण्य का प्रागट्य होता है तो आपका नियंत्रक और आपका राजा एक सन्यासी होता है। सर, लॉ एंड ऑर्डर आपने कहा कि एक बेहतर स्थिति में अभी फिलहाल नजर आ रहा है, लेकिन अभी हालिया का एक धर्मांतरण वाला एक बहुत बड़ा मामला है। 1000 से ज़्यादा उसकी एक फौज रही है, 500 से ज़्यादा राज्यों में उसके ठिकाने रहे हैं, 1000 करोड़ का फंडिंग उसकी आती थी, छांगुर बाबा उसका नाम था। मतलब नाम भी छांगुर बाबा, कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है कि वो इतने बड़े सिंडिकेट को हैंडल कर रहा है। सर, आपके वक्त में ऐसे कुछ आपके किस्से रहे हैं और कैसे टैकल करते हैं इन्हें? कैसे पता चलता है ये कैसे इतने बड़े बन जाते हैं सर? ये बड़े ही शातिर दिमाग के लोग हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक से शुरू करें। निहायत वाहियात, धर्म को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करना, अपने फेथ को सर्वश्रेष्ठ समझना, दूसरे के धर्म को नीचा दिखाना, और लोग उसको अमन का फरिश्ता कहते थे। यहाँ तक कि उसको नेशनल पुलिस एकेडमी और नेशनल एकेडमी ऑफ एजुकेशन, जो शीर्षस्थ हमारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ भेजा गया। और ये वही लोग हैं जिन्होंने ओसामा जी, हाफिज जी, इतना आदर सूचक शब्द शायद कदाचित अपने माता पिता के लिए न कहा होगा, वो हाफिज जी और ओसामा जी के लिए कह रहे हैं। तो अगर वो जाकिर नाइक को भेज रहे हैं तो कोई इसमें अप्रत्याशित नहीं है। अब हम बात आते हैं आपकी। देखिए, ये आपके चेहरे पढ़ लेते हैं, ये जानते हैं आप किस मिजाज के हैं, और इनको मालूम था कि अगर सेवा का मौका देंगे तो इनको मालूम पड़ जाएगा रॉन्ग नंबर डायलिंग की क्या एक्सरसाइज होती है। और जब कभी इन्होंने मौका दिया, पूरे यूपी नेपाल बॉर्डर पे इन्होंने कोशिश की नाजायज मदद से और इस तरह की गतिविधियां करें। पाकिस्तान के हबीब बैंक ने वहां पर नेपाल के राष्ट्रीय बैंक से मिल करके हिमालयन बैंक का सृजन किया और इसलिए बनाया कि बहावलपुर पाकिस्तान में छपने वाले पाकिस्तान के जो हमारे इंडियन करेंसी के नकली नोट हैं उनको भारत में ट्रांसफर करें आधे दाम पर। 100 का नोट है तो 50 में, 500 का हो तो 250 में, 1000 का हो तो 500, और इस तरीके के 2-2 हज़ार के नोट 1000 रुपये में। लेकिन ये कुचक्र हम लोगों ने इतना पकड़ा, इतना किया, और एसटीएफ एटीएस ने एक तरीके से इनकी कमर तोड़ दी। दुस्साहस ये होता है कि जैसे एक प्रोफेशनल एजेंसी कहती है, हम तुम्हें चुनौती देते हैं कि तुम जब तक तुम्हारे अंदर खुदकशी का यानी आत्मघात का, आत्महत्या का जज्बा नहीं होगा, तुम सोचना भी मत इस तरफ। सर, मौजूदा वक्त में ऐसे लोगों के साथ कैसे डील करना चाहिए? आपने किसी को सिगरेट बुझाते हुए देखा है? सिगरेट का बट बूट के नीचे डाल करके रगड़ दीजिए कि आखिरी चिंगारी तक खत्म हो जाए। और इनके जो कवर फायर और सपोर्ट सिस्टम है उनको भी कीजिए मटिया मेट। आप बहुत प्रतिष्ठित चैनल में आपने देखा होगा, जब कभी डिबेट होता है, मैं तो रोज कर रहा हूँ,
नहीं, जब तक विवेचना पूरी ना हो जाए हमको हक नहीं है कहने का। आपने आगरा वाली उस बच्ची की फोटो कैसे दिखा दी जबकि अभी विवेचना इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जिसमें वो ISIS की भाव भंगिमा बना के AK-47 लिए हुए। तो क्या उसकी जो हम कह दें कि नहीं इस बच्ची से गलती हो गई, वो हम न दिखाएं? हम ये न दिखाएं कि आपने अपने दिमाग का कलुष और अपने जो नकारात्मक ऊर्जा थी आपने बच्ची में ट्रांसफर की। हम आपके पाप का घड़ा चौराहे सारे बाजार फोड़ेंगे, बताएंगे कि आप कितने बिके हुए सौदे हैं आपके, कि पाकिस्तान और ISIS की जूठन आपके लिए प्रसाद है। ये मान के चलिए, अभी तो शुरुआत हुई है, ट्रेलर भी अभी पूरा नहीं हुआ है मोनिका जी, और आगे आगे देखिए होता क्या है। ऐसे लोगों को मैंने बहुत डील किया है और लोगों ने यही सवाल मुझसे परसों किसी ने किया था। ये बड़े बड़े सूरमा आते थे, हमने कहा था बच्चू जरा रुक जाओ, 72 घंटे में हम तुमसे बात करेंगे। जब तुम्हारा नशा और ड्रग्स का नशा उतरेगा तब हम तुमसे पूछेंगे तुम्हारा नाम, वल्दियत और सुकूनत। ये सारा ड्रग्स का नशा है ना कि हम तो खिदमतगार हैं, हमारे दो ही रास्ते हैं, या तो गाजी होंगे शहीद होंगे। ये तुम्हारे दोनों मंसूबे मिट्टी में न मिला दिया मैंने तो यूपी पुलिस का है कि। और उसके बाद जब इंट्रोगेशन होता है 72 घंटे के बाद जब नशा उतरता है तो फिर वही अंकिल जी मुझसे गलती हो गई, तो अंकिल जी अब कुछ नहीं कर सकते हैं, बोया पेड़ बबूल का आम का फल नहीं होगा। और तुम्हारे लिए जो कहते हैं ये बच्चे थे, ये बच्चे नहीं, ये सपोले हैं। सपोलों का जो इलाज होता है वही होना चाहिए। और सपोलों का अब आपने कहा एक, आप ये देखिए कितनी कल्पना शक्ति की उड़ान कि आप अपने बच्चों को क्यों नहीं कंट्रोल में रखते हैं। हमारे बच्चे तो नहीं कन्वर्ट होते हैं, आप अपने लड़कियों को क्यों नहीं कंट्रोल में रखते हैं। हमारी लड़कियां की सर्वश्रेष्ठ बच्चियां हैं, हम उनको कंट्रोल में रखते हैं। लेकिन अगर सांप डस ले उनको तो गलती भी जो है हमारी बच्चियों की है, सांप की कोई गलती थोड़ी है। और ये सांप जहां कहीं घर में निकलेगा, सांप की बांबी में हाथ डाल करके उनके पूरे नस्ल को अगर न खत्म कर दिया सांपों की। इसीलिए यूपी पुलिस, इंडियन पुलिस, NIA, ED, CBI इसीलिए है कि सांपों को पूरी तरीके से उनका मटिया मेट कर दें। कोई मंसूबे पाले हो तो देख लें कि छांगुर। अब छांगुर अपना नाम कुछ और भी रख सकता था। छांगुर मतलब क्या होता है मोनिका? जिसकी 6 उंगली हो, और वो एक उभयधर्मी नाम है, न इधर का है न उधर का है। आपने देखा होगा कि ऐसे जो फरेबी लोग होते हैं वो अपना नाम छांगुर की पता न लगे ये है कौन। मुन्ना, कल्लू, पप्पू, गुल्लू, भाई तुम हो क्या? तीतर हो, बटेरो तुम हो क्या? लेकिन नाम ऐसे रखेंगे छांगुर इस तरीके का। और ये एक डिसेप्शन का एक अच्छा तरीका है। तो हम लोग भाई ठीक है, अच्छा छांगुर तुम्हारे बाप का नाम क्या है? कि पप्पू। उनके बाप का नाम क्या है? कि गुल्ली। हमने कहा ठीक है तुम आ जाओ, हम समझ गए कि तुमने 3 जनरेशन का अपना इंतजाम किया है, अब हम बात करते हैं तुमसे। तो ये इंट्रोगेशन के तौर तरीके हैं मोनिका जी, लेकिन इनका जो होगा खेल खत्म हो चुका है। अब मटिया मेट और अंतिम संस्कार इनका बाकी है। सर, कावड़ यात्रा भी चल रही है और कई तस्वीरें जो हैं कावड़ यात्रा की आपने भी देखी है। उत्पात, अराजकता, हुड़दंग, कई खबरें भी ऐसे निकल कर आई हैं कि पुलिस पर अटैक किया गया है। अभी मिर्ज़ापुर में एक CO जो हैं वो एक कावड़ के पांव दबाती हुई नज़र आ रही थी। सर, ये कॉन्ट्राडिक्टी नहीं लग रहा आपको? एक तरफ पुलिस सेवा कर रही है, पुष्प वर्षा हो रही है, फूल भेंट किए जा रहे हैं पुलिस की वर्दी में, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे उत्पाती जो हैं शख्स वो पुलिस पर हमला कर रहे हैं। मोनिका जी, आप कभी कांवड़ यात्रा में गई? सिर्फ भ्रमण के लिए, जिज्ञासा के लिए कभी? सर, देखा तो है मैंने, काफ़ी लाउड स्पीकर्स चलते हैं, लोग चलते हैं बड़ी तादाद में, और ऐसे भोजनालय मिलते हैं आपको जहाँ पे मालूम पड़ता है कि 56 भोग, इतना दिव्य प्रसाद मिलता है। कोई बुराई नहीं है, मैं स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और साधुवाद कहता हूँ जिन लोगों ने ऐसे अच्छे भोजनालय लगाए। और मालूम पड़ता है कि दूर दूर तक केसर की, देसी घी की सुगंध आती है। और लोग कहते हैं कि कुछ लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो अनएम्प्लॉयड क्या कांवड़ रहता नहीं, सब कर सकते हैं। मैंने कांवड़ यात्रा अपने एस DIG मेरठ, IG मेरठ, ADG लॉ एंड ऑर्डर, DGP कई वर्षों तक निकलवाई है। सभी का स्वागत है, सब कांवड़ यात्रा करें, शांतिपूर्ण तरीके से करें। और पुलिस का एक उद्देश्य है, अभिप्राय है और एक कर्तव्य है। और वो कर्तव्य ये है कि चट्टान की तरह खड़ी रहे और न दाएं देखे न बाएं देखे। मैंने तो ये भी अपने टाइम में किया था कि कोई पुलिसकर्मी जिस वक्त ड्यूटी पर है तो कोई फालतू हरकत, जलपान और ये सब नहीं करेगा। जब उसके जलपान की अवधि होगी, जब अवकाश दिया जाएगा तभी जलपान करेगा। और मोबाइल फ़ोन उसी लिए है, इमरजेंसी यूज़ के लिए, ये नहीं कि वहाँ जा कर के वो आप ईमेल चेक कर रहे हैं या इंस्टाग्राम चेक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तीसरी चीज़, पुलिसकर्मी सबके लिए है, सब पुलिसकर्मी के लिए हैं। हम लोग ईद में जाते थे ईदगाह,
बकरीद में जाते थे, मुहर्रम के जुलूसों में शिरकत करते थे, हम लोग दिवाली और ददिकांदो होली वगैरह के जुलूसों में भी शिरकत करते थे, वांछित दूरी बनाते हुए कि ये संदेश न हो जाए कि आप भावावेश में आकर के आप ये संदेश दे रहे हैं कि आप पूरी तरीके से उनको समर्पित हैं। हम सबके हैं, सबकी सुरक्षा के लिए हैं। समर्पण किसी के लिए नहीं है सिवाय कानून के। कानून के अलावा न हमारी कोई धार्मिक ग्रंथ है और न ही कानून की पुस्तक के अलावा हमारा कोई मानक है। सर, ये रील्स बनाने वाले पुलिस ऑफिसर्स को आप क्या कहेंगे? ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। क्योंकि सोशल मीडिया तो ये एक ज़रिया था कि आप एक ट्रांसपेरेंसी रखें और शायद पुलिस और जनता के बीच एक जो गैप है उसे भरने की कोशिश करें, इसीलिए शायद सोशल मीडिया को या मीडिया को इस तरीके से यूज़ भी किया जाता है। लेकिन अभी तो हमने देखा है रील्स बना रहे हैं, डांस हो रहा है, मतलब इसको क्या कहेंगे आप? पहले आपके सवाल का मेरी बात अधूरी रह गई थी। पुलिस का काम है चट्टान की तरह खड़ी रहे, उसके पास ये अवसर नहीं है कि वो पुष्प वर्षा करे और जा करके पैर वैर दबाने लगे। और आप तो नहीं, लेकिन मैं लोगों के चेहरे पढ़ लेता हूँ। अगर आप में इतना भक्ति और इतना ज़्यादा समर्पण है कि आप अर्ध सन्यासी हो चुके हैं तो बेहतर होगा छुट्टी लें, 5 दिन 15 दिन और पूरी सेवा करें, तन मन धन से जाके भंडारे चलवाएं, स्पा सेंटर खुलवा दें और खुद भी जाके पैर दबाएं। कोई बुराई नहीं, ये आपका अधिकार है। लेकिन जिस वक्त आपने वर्दी पहन ली, मन कर्म वचन से ऐसा कोई काम न करें जिससे कि यह संकेत जाए कि आप किसी की तरफ आपका ज़्यादा झुकाव है। और मुझे अपनी आपत्ति है इस चीज़ पे। मैं 7-10 साल से मैंने किया, न मैंने खुद किया न मैंने किया, क्योंकि जब मैं वहाँ पर हूँ सुरक्षा के लिए, तो मेरा काम है सुरक्षा सुनिश्चित करना। वो 1000 लोगों के पैर दबाने से बेहतर है कि हमने सुरक्षा सुनिश्चित कर दी और किसी प्रकार की घटना नहीं है। बिल्कुल, देखिए सेवा भाव गलत नहीं है, लेकिन अगर आप वर्दी में हैं तो आपको एक डेकोरम मेंटेन करना है। डेकोरम होना चाहिए, यूनिफॉर्म रूल्स है, यूनिफॉर्म की एक मर्यादा है। आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं ये भी है। और ये भी ज़रूरी है कि आप सुनिश्चित करें कि आप यूनिफॉर्म रूल्स को कॉन्ट्रडिक्ट ना करें। और सेरेमोनियल यूनिफॉर्म होती है, वर्किंग जिस आप पिक्चर कर रही हैं, पूरी वर्किंग यूनिफॉर्म में वो बच्ची बेरे कैप लगाए है, बेल्ट भी लगाए है, पावर्दी दुरुस्त जिसको कहते हैं हमारी भाषा में, उसमें आप चरण दबा रही हैं। अरे आप बेहतर छुट्टी लीजिए, जाइए खूब पैर दबाइए, तो सारे अरमान पूरे कीजिए। लेकिन वर्दी पहन करके ये न इधर के रहे न उधर के रहे, न माया मिली न राम, ये चीज़ शोभा नहीं देती है। अब हम आपकी वो उस बात पे आते हैं, रील बनाने के ऊपर। गवर्नमेंट सर्वेंट्स किसी भी मीडिया से इंटरैक्ट नहीं कर सकते हैं जबकि कि सरकार उनको अधिकृत न करे और उन्होंने अनुमति न ली हो, तब तक आप मीडिया पे नहीं जा सकते हैं अनलेस इट इज सोशल और कल्चरल और साइंटिफिक इन नेचर। रील बनाना भी फुल टाइम जॉब है, लाइक्स देखना भी जो है, आपके हैप्पी हार्मोन जनरेट होते हैं, वो भी अपने में फुल टाइम जॉब है। और पुलिसिंग भी फुल टाइम जॉब है। और एक ब्यूरोक्रेट के लिए, पुलिस ऑफिसर के लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो एनोनिमिटी और सेल्फ इफेसिंग, यानी कि बिल्कुल एक तरीके से एनोनिमस रहे, सेल्फ इफेसिंग रहे। अपने बारे में ये अगर हमारे अंदर ये जज्बा है कि मुझे दुनिया वैसे ही जाने जैसे ऋतिक रोशन को जानती है, मुझे ऐसे जाने कि जैसे ऐश्वर्या राय को, तो आप लगता गलत नौकरी चुन ली है, आप फिर जाए इस्तीफा दें, जाए करके बॉलीवुड में अपना चांस लें। ये पुलिस की नौकरी, अगर आप इतने नार्सिसिस्टिक या नरगिसपना आपके अंदर है, इतना ज़्यादा आपके अंदर अहंकार है, तो पुलिसिंग आपके बस का रोग नहीं है। और ये वैसे भी आपके गवर्नमेंट सर्वेंट कॉन्डक्ट रूल्स के खिलाफ है कि आप रील बना करके अपने को पोस्ट करें। और ऐसे अधिकारियों के लिए मेरी संस्तुति होगी, सरकार इनके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रशासनिक कार्रवाई करे, क्योंकि ये गवर्नमेंट सर्वेंट कॉन्डक्ट रूल्स के बिल्कुल खिलाफ है कि हम बिना इजाज़त के फूहड़ और अश्लील रील्स बना रहे हैं। और वो भी अपने दफ्तर में अगर बैठ करके, थाने में बैठ करके, सरकारी गाड़ी में बैठ करके, हम सरकार की विभाग की गोपनीयता भी भंग कर रहे हैं और हम एक गलत संदेश दे रहे हैं। ये तो वही बात हुई कि बच्चे से तो हम कहेंगे बेटा तुम पढ़ो, और पिताजी जो हैं वो ऐसी फटीचर कपड़े पहन करके और ट्विस्ट कर रहे हैं, कहेंगे बेटा तुम्हें तो पढ़ना चाहिए। ये नहीं चल पाएगा। सर, ये जो फिल्में बनती हैं जैसे सिंघम है, दबंग है, इनमें जिस तरीके से पुलिस ऑफिसर्स को दिखाया जाता है, सर आप इन पिक्चरों को वैसे देखा है आपने, इन मूवीज़ को? मैंने सुना है इसके बारे में, बहुत हम लोगों ने अनुसंधान भी किया है। हाँ। जब ये दबंगम सिंघम आई थी तो लोगों ने कहा कि इसको प्रत्येक थानों में दिखाना चाहिए। इनका बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए। हमारे यहाँ क्या हीरोज की कमी मतलब है? हमारे लिए, हमारे जहन में तो ये है ना कि शायद पुलिस ऑफिसर्स ऐसे होते हैं वैसे? हाँ, नहीं ऐसे नहीं होते हैं। जो होते हैं उनका अंत बड़ा खराब होता है, नाम नहीं लूँगा, और वो बड़ी जल्दी मरणोपरांत उनके कफन दफन का इंतजाम किया जाता है। पाकिस्तान में दिखाया गया, हर थाने में
हिंदुस्तान का तो, लेकिन पाकिस्तान में हर थाने में जहाँ दिखाया गया वहाँ शराब की दावतें मुजरे होने लगे और पुलिसकर्मी थाना अध्यक्ष सर पे एक गिलास रख करके नाचने लगे शराब का। तो अगर आप चाहते हैं दबंगम सिंघम हमारे रियल लाइफ में क्या हीरोज नहीं है? सुरेंद्र सिंह लॉ इंस्पेक्टर जिनको बाबा जी कहा जाता है, डॉक्टर RKS राठौर जिनको सन्यासी कहा जाता है, शैलजा कांत मिश्रा जिनको बाबा कहा जाता है, हमारे यहाँ अपने इंडिजिनस, अरे उनके ऊपर तो बनाओ। लेकिन चूंकि ग्लैमर कोशेंट नहीं है, क्योंकि वो नाच नहीं सकते हैं, क्योंकि वो झाड़ियों के पीछे जा करके गाने और गजल नज़में नहीं सुना सकते, तो आपका वैसे ही फ्लॉप शो हो जाएगा। इसलिए आप रियल हीरोज के बारे में आप कभी बात नहीं करेंगे, आप बात करेंगे उनके नचनियों के लिए, और वो जो सबसे खराब एग्जाम्पल होता है वेस्टर्स और लूजर्स के बारे में आप फिल्म बना रहे हैं। सर अब आपको मैं आपकी फर्स्ट पोस्टिंग पर लेके जाऊंगी। मिर्ज़ापुर आपकी शायद पहली जी हाँ। पोस्टिंग थी, और मैंने सुना है कि सिर्फ चना और गुड़ के साथ आप जंगलों में गए थे। सर वो क्या किस्सा था? 3 से 4 महीने सिर्फ चने और गुड़ लेकर आप गए थे और तमाम डाकुओं का आपने खात्मा कर दिया था। सर क्या आप जो बात बता रही मोनिका हाँ। जी, सन 76 से लेकर के लगभग वर्ष अर्ली 90s तक ये जो आपका पीरियड था एंटी डेकॉइटी और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस का, तो जंगलों में जाकर के घूमना, और जंगलों में हमारे अफसर, मैं माता पिता का जो प्यार और संरक्षण मिला वही हमारे अधिकारियों ने मुझको दिया, बेटे की तरह मानते थे। लेकिन जब काम की बात आती थी तो वो बिल्कुल अनस्पेयरिंग रहते थे। वो यही कहते थे कि अब तुम जाओ और जाके जंगलों में कैंप करो और तभी लौटना जब टारगेट मिल जाए। तो अब जंगल जा रहे हैं तो नेचुरल है कि आपकी श्रीमती जी आपको कुछ पूरी कचौड़ी, कुछ सैंडविच, कुछ बेवे, कुछ पिस्ताशियो देंगे। लेकिन एक तो पहली चीज़, अगर जवान रोटी सब्जी खा रहा है तो अधिकारी को शोभा नहीं देता है कि वो पूरी कचौड़ी खाए। आप वही खाइए जो जवान खाता है। अगर आप तब की मेरी फ़ोटो देखिए कि मेरे जूते भी वही होते तो जवान के थे, रबड़ के जूते, वही टोपी खाकी रंग की जो जवान की होती थी, वही बेल्ट जो वेब बेल्ट जो जवान की होती थी, और उसी के साथ जो मेस में उसका बनता था बैगन का भरता है, रोटी वही। नहीं तो अगर खेत से शकरकंदी, मूली, आलू मिल गया वही भून करके खा लिया। क्योंकि आप 1 दिन 2 दिन के लिए गए, आप हफ्तों के लिए गए हैं। रसद हर जगह पहुंचना मुमकिन नहीं था, तो आपको जहां जो मिल जाए पैसा दे करके किसानों से भुनवा करके वही खा लीजिए। और आप ऑपरेशंस में हैं, आपके पास एमुनिशन है, राइफल है, एंगेजमेंट हो जाता है, तब ऐसे ही हो जाता था। और लाई चना आप रखते क्योंकि ड्राई राशन बड़ा लोकप्रिय था। और आपने तो सुना नहीं होगा, आपकी कार के आगे एक कैनवस का बैग लगा रहता था। कैनवस का बैग, उससे पानी भर, उसको छागल कहते थे। अच्छा। तो वो अपना हवा से जब आपकी कार चलती थी या जीप चलती थी तो वो ठंडा भी हो जाता था। और चुल्लू लगा के ड्राइवर भी पीता था, मैं भी पीता था, सब पीते थे, बड़ा आनंद रहता था। और किसी का पेट कभी खराब नहीं हुआ। ये थोड़ी बिस्लेरी की बोतलें चल रही हैं, मालूम पड़े वाजिद अली शाह की नाती चल रही कि जब तक वो पनीर टिक्का और वो नान ना हो तो हमारा गुजारा नहीं होगा। अगर आप इस तरह के आदी हैं, जाहिर था कि उस दौर में आप चल नहीं पाते। शौकीनी अगर मिजाज में है तो आप चल नहीं पाते। तो ये वो दौर था कि हफ्तों, और आपको चूँकि कोई प्रसाधन की कोई व्यवस्था नहीं थी, मतलब वॉशरूम की कोई व्यवस्था नहीं थी, स्कूल मिल गया, धर्मशाला मिल गई, या कुआं मिल गया, या तालाब मिल गया, वहीं हाथ मुँह धो करके फिर आगे बढ़ गए। और बड़ा अच्छा लगता था। मतलब जब आप लौटते थे 10-15 दिन बाद, दाढ़ी बड़ी हुई, जबरदन पे खरोचे, कीचड़ लगा हुआ, तो आपके अपने भी आपको पहचान नहीं पाते थे आसानी से, क्योंकि सब चीज़ मालूम पड़ता था कि कोई अर्ध विक्षिप्त कोई आदमी सामने खड़ा है, ये कौन है भाई, ये क्या जगह है दोस्तों। तो मोनिका जी वो भी था, बहुत टफ लाइफ थी। लेकिन उसी के दौरान 4 शौर्य पदक भी मिले। लोगों को 1 नहीं मिलते, परमात्मा ने मुझे 4 दिए, और इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और आप ये देखें कि वो अग्नि परीक्षा थी, अग्निपथ भी था, अग्नि परीक्षा भी थी, और परमात्मा ने कामयाबी दी। सर वो टाइम ऐसा था कि चैलेंजिंग इसलिए भी था सर, कम्युनिकेट करने के लिए उतने संसाधन नहीं होते थे। आजकल फ़ोन्स हैं, टेक्नोलॉजी इतनी हाईटेक हो गई है। सर कैसे कम्युनिकेट करते थे, कैसे आपको पता चलता था, कितना चैलेंजिंग होता था सर? हमारे पास थे वायरलेस सेट्स थे, लेकिन जब दूरी ज़्यादा हो जाती थी तो हम लोग रिपीटर्स लगा देते थे। रिपीटर क्या होता है? रिपीट करने में, जैसे आपके स्टूडियो में लगा है, आपकी कनेक्टिविटी यहाँ पर है, लेकिन अगर आपको बात करना है मान लीजिए सेक्टर 93 से, तो आप बीच में एक टावर लगा करके एक रिपीटर लगा देंगे तो आपकी कनेक्टिविटी तदनुसार बढ़ती चली जाती थी। लेकिन वो रियल टाइम थी, और आप 2 लोग बात करते हैं, लेकिन आसपास के पड़ोस के सब सुनते रहते थे उसको। आप तो सुनती ही सुनती थी, बदमाश भी सुन लेता था। तो वो चीज़ जो थी बड़ी प्रिमिटिव, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की टेक्नोलॉजी थी, वायरलेस टेलीकॉम कम्युनिकेशन। ठीक था, काम किया बहुत अच्छा, हमारी एम्बेसडर कार की तरह धीमे चलेगी, लेकिन चलेगी ज़रूर और गंतव्य पे पहुंचाएगी ज़रूर आपको। तो वही हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन था,
बहुत अच्छा था, इफेक्टिव था। लेकिन आज जैसे मोबाइल में रियल टाइम फ़ोटो भेज दें, रियल टाइम आप नक्शा भेज दें, रियल टाइम आप क्रिमिनल हिस्ट्री ले लें, वो शायद कदाचित तब संभव नहीं था। सर, मुख्तार अंसारी का एक किस्सा बहुत फेमस है कि वो इतना डर गया था कि बार बार ये कहता था कि मुझे मार देंगे, मेरा इनकाउंटर हो जाएगा। आपसे वो इतना थर थर कांपता था। देखिए, इनका एक स्ट्रैटेजी होती है, या तो इसको खरीद लो और खरीदो नहीं तो कोशिश करो कि डरा दो। जब खरीदा भी नहीं गया और डराया भी नहीं पाया तो एक ही चीज़ है कि उसको मनोवैज्ञानिक तरीके से इतना दबा दो कि आपकी तरफ वो देखे भी नहीं। आप अगर गूगल पे जाएं तो आप देखिएगा, ये बात है लगभग 2007 या 8 की। हाँ, 2008 की। तो उसने कहा था कि ये मेरी हत्या करा दे। तो भाई ठीक है, आपका तो यहाँ तक आतंक था कि जब बरेली जेल में थे तो तत्कालीन डीएम एसपी ने कहा कि हमें यहाँ से हटा दिया जाए क्योंकि हमें मरवा देगा। और अगर वो कह दे कि अगर मेरी हत्या होती है उसकी पूरी जिम्मेदारी विक्रम सिंह की मानी जाए, तो मोनिका जी मैं समझता हूँ कि कुछ न कुछ तो आपने ठीक ठाक किया होगा कि आपकी शोहरतें आम ऐसी थी कि आप, बल्कि हमें तो कष्ट तब होता है जब कहते हैं हमारे तो पारिवारिक संबंध है, तब मुझे डूब मरने की बात। सर, कभी डर लगा आपको? क्योंकि उस टाइम तो अतीक का भी एक हमने देखा। अच्छा सर, ये बाहुबली जो कल्चर था उस टाइम पर, हमने तो अतीक के टाइम ही सुना है और आपके वक्त में ही सुना है, ये तो आपने बहुत देखा भी है। सुनने में तो ये भी आता था कि पुलिस वालों को मार देते थे, थानों में आ जाते थे, वहाँ उत्पात मचाते थे। सर, कभी आप लोगों को डर नहीं लगा? मतलब कुछ ऐसे सिरफिरे होते जिनको जीवन में कुछ प्राप्त नहीं करना होता है। जितना प्राप्त करना था वो माता पिता के आशीर्वाद से पहले ही मिल चुका है। आज अगर आप पूछे कि आपको सेंचुरी बनानी है, मैं तो ऑलरेडी 288 नॉट आउट हूँ, मुझे क्या बनाना है या सिद्ध करना है। अब दो हाथ हो जाए, तुम्हारा दम हो तो मुझे मार लो, मेरा दम हो मैं तुम्हें मार लूंगा, एज सिंपल एज दैट। सर, अतीक का कोई किस्सा अगर आपको याद हो? अतीक का तो किस्सा मेरे उस एरिया में पोस्टिंग था, लेकिन जब मैं डीजीपी बना उसके शायद तीसरे दिन या पहले दिन या उसी दिन अशरफ ने एक बच्चियों के मदरसे को तोड़ दिया और उस पर कब्जा कर लिया और बच्चियों को किया गैंगरेप। हमने कहा तो बड़ा अच्छा हुआ कि आते ही आते, जिसको कहते हैं कि किसी ने कहा सर मुड़ाते ओले गिरे, हमने कहा ना, आते ही आते टेस्ट केस हो गया कि तुम अब क्या तुम्हारा रिस्पॉन्स रहेगा बाहुबलियों पे। तो हमने कहा जितने हमारे तर्कस में तीर हैं, एनएसए, गैंगस्टर एक्ट, प्रॉपर्टी का अटैचमेंट, बुलडोजर, आज सब पूरे अरमान पूरे कर लो। जो अब तक नहीं हुआ वो आज होगा। और वही जब बुलडोजर चला, जब प्रॉपर्टी अटैच हुई गैंगस्टर में, जब बिल्कुल इनको दौड़ा दौड़ा कर रगेद करके पकड़ना शुरू हुआ, तो मुझे एक मैसेज आया कि अतीक की पत्नी आपसे मिलना चाहती है। अच्छा, आपसे मिलना चाहते हैं? जी। तो उनका स्वागत है, जरूर आए। तो अतीक की बेगम आई, शाइस्ता। हाँ शाइस्ता, अपने बच्चे असद को, इतना बड़ा था, बेबी ही था, बड़ा मासूम, बहुत ही अच्छा बच्चा था। तो जैसे होता है किसी लेडी आती है, आप खड़े होकर के आप अभिवादन करेंगे, बैठेंगे, चाय वाय को कुछ बताइए कैसे जहमत की बेगम साहिबा। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे भाई हैं और मैं एक गुजारिश करने आई हूँ कि आप की बहन बेवा ना हो। का बहन कौन भाई चाहेगा, लेकिन इसका फैसला आपके शौहर को करना होगा कि वो आपको बेवा बनाना चाहता है या नहीं बनाना चाहता है। और रही बात मेरी, मैं उनमें भाइयों में से हूँ, अगर मेरा फ़र्ज़ आता है तो मुझे जो करना होगा मैं करूँगा ज़रूर, उसका नतीजा कुछ भी हो, नतीजा कुछ भी हो, मेरे लिए, आपके लिए और इस बच्चे के लिए। फिर मेरे बच्चे, इसका बेटा बहुत बड़ा दफ्तर है, इतना बड़ा आपका, तो तुम बेटा जाके दूर बैठो और कुछ खिलौने को तुम खेलो खिलौने से। हम नहीं चाहते कि ये इस तरीके की बातें बच्चे के जहन में जाए। फिर हमने कहा कि हमें मौका बस खिदमत का मत दीजिएगा। आप अपने शौहर से कहिए खिदमत का मौका दिया, मैं मायूस नहीं करूँगा, वक्त से पहले और उम्मीद से ज़्यादा प्रसाद दूंगा मैं। अब तक क्या होता था मुझे नहीं मालूम, और मैं जहाँ जाता हूँ तो बहुत ज़्यादा नहीं रहता हूँ, तो मुझे खिदमत का मौका नहीं दी, क्योंकि जिसकी मैंने सर, ये खिदमत का मौका मतलब? सेवा, खिदमत कहते हैं सेवा। सेवा का अवसर दिया तो मैं मायूस नहीं करूँगा। सेवा ऐसी होगी, अगर जिंदा रहे तो नाती पोतों को आप बताएंगे कैसी सेवा हुई आपकी। तो कैसी खिदमत करते थे वैसे आप? अब खिदमत तो देखिए, पुलिस में एक मिजाज होता है, जो मेरे पास है मैं वही तो खिलाऊंगा। हाँ। जैसे आपके यहाँ आपने बड़ी अच्छी कॉफ़ी पिलाई, अब थाने अब जाइएगा तो ना ये कॉफ़ी है, नेस्प्रेसो मशीन है, थाने में जो है हम वही तो पेश करेंगे, देंगे वही जो मेरे पास तो जो मेरे पास है वही देंगे। लेकिन बताते हैं, लेकिन कि थाने वाने जो कोई आते हैं, जब जाते हैं तो व्हीलचेयर और स्ट्रेचर पे जाते हैं, नहीं होना चाहिए। मानवाधिकार बड़ा अच्छे से खातिरदारी करते हैं, खातिरदारी होती है। और ताजिंदगी जब पूर्वइया हवा चलती है तो गांठों में, जोड़ में, पीठ में दर्द होता है। और वो बताते हैं कि साहब अब मैं चाय पीता हूँ तो मेरा हाथ कांपता है। तो अब क्यों कांपता है ये तो मैं नहीं जानता, ये तो मेडिकल, मैं तो कोई डॉक्टर हूँ नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि जिनकी खातिर हुई उनके हाथ कांपने लगते हैं। चाय तो
दोनों हाथ से गिलास से पकड़ करके चाय वाय पीते हैं। तो मैंने कहा ना, देंगे हम वही जो पाएंगे इस जिंदगी में हम। सर मुख्तार और अतीक तो रहे नहीं लेकिन हाँ उनके रिश्तेदार ज़रूर आज भी आपके नाम से कामते हैं। सर बुलडोज़र एक्शन पर मैं आपसे अब रिएक्शन लेना चाहूँगी। बुलडोज़र एक्शन को आप किस तरीके से देखते हैं सर? मैं बहुत अच्छे से देखता हूँ। आपने जो है पाप का महल बनाया है, पाप की कमाई से बनाया है, जनता की ज़मीन पे बनाया है, सरकारी ज़मीन पे बनाया है, जंगलात में बनाया है, नाजायज़ बनाया है। आप क्या समझते हैं कि जाके वहाँ कोई आरती का थाल लेके जाएगा, कहेगा तुम्हें माता चपिता? हालांकि ऐसे लोगों की भी कमी नहीं कि जो भी गए हैं आरती का थाल लेकर के, उनके भी मकानों का बुलडोज़र होना चाहिए। ओके, और इन्होंने जो बनाया है बुलडोज़र, उस पर चर्चा। मैंने फिर कहा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, अक्षरशः पालन होना चाहिए, लेकिन उसको एक ही मजहब के लोगों के ऊपर यह गलतफहमी उतार दीजिए। एक ही मजहब के हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके यहाँ बुलडोज़र नहीं चलेगा। बिना मजहब की बात की, बिना जात बिरादरी की, किसी भी जात की, अगर आपने नाजायज़ बनाया है, नोटिसेस दी जा चुकी हैं, नोटिसेस का जवाब आपने नहीं दिया या जवाब ऐसा दिया जो माकूल नहीं है, बुलडोज़र ज़रूर चलेगा। और जो बुलडोज़र के सामने आएगा तो अपनी खैरियत पहले देख ले, एक चीज़। लेकिन बुलडोज़र के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से पूरी होनी चाहिए, बिना पूर्वाग्रह के, बिना प्रेजुडिस के, बिना भेदभाव के, लीगल अपने कंपल्शंस पूरे करके। और मैं ये भी कहूँगा कि जिन लोगों ने ये पाप की दुकानें, पाप के महल बनने दिए, उन अफसरों का भी हिसाब होना चाहिए। ये कुकुरमुत्तों की तरह कॉलोनी बन जाती है। आपके यहाँ नोएडा में सेक्टर 93 में सुपरटेक में आपके ट्विन टावर बन गए। आज भी नोएडा में आप जहाँ रहती हैं, आप जरा एक ट्रॉली ईंट गिरवा के देखिए, फटफटिया लेकर के 4 लोग आ जाएंगे, आपने ईंट गिराया कैसे? आपका नक्शा है सब कुछ, लेकिन यहाँ कॉलोनी की कॉलोनी सरकारी तालाब पाट करके ओवरनाइट मकान बन जाएंगे। जिन अफसरों ने बनवाया, ये जिनकी जिम्मेदारी थी कि नहीं होना चाहिए, उन अफसरों की भी जांच होनी चाहिए, उनके ऊपर की कार्रवाई और डिसमिसल की कार्रवाई। ये नहीं कि हम आप बहुत बुरा मतलब गलत है तो गलत, गलत है तो गलत है जी, सबके ऊपर सर। अब एक ऑपरेशन मजनू आपने शुरू किया था, आजकल ऑपरेशन रोमियो एक बहुत चर्चा में है, और इनफैक्ट एनकाउंटर्स को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं सर। ऑपरेशन लंगड़ा जो अभी चल रहा है सर, आप कैसे देख रहे हैं उनको? देखिए, ये बड़ी उदार पुलिस है। अब आपकी ट्रेनिंग क्या हुई है ये इस पे निर्भर करता है। एक पुलिस होती है जो सीधे सामने बलवाई 50 गज, एम फायर, और वो हम लोग की ट्रेनिंग जो थी कि आप जब बलवाई है, जब आपके ऊपर कातिलाना हमला कर रहा है, तो फिर हम होम्योपैथिक इलाज या च्यवनप्राश का इलाज नहीं करेंगे। हम करेंगे इलाज ऐसा कि आपकी बॉडी जाएगी पोस्टमार्टम हाउस, दोनों आंख के बीच में या कमीज के तीसरे बटन पे, वाइटल पार्ट पे। अब हम लोग बड़े उदार हो गए हैं, मानवाधिकार सर्वश्रेष्ठ होना भी चाहिए। तो नॉन बॉडी पार्ट्स पे कमर के नीचे मारा जाता है। तो जब कमर के नीचे मारना एक आदत में शुमार हो जाता है, तो फिर वो गोली लगेगी ही घुटने के नीचे। आपकी ट्रेनिंग में अगर ये है कि नॉन वाइटल पार्ट है, तो आपका रिफ्लेक्स एक आदत में शुमार हो जाता है। बाय रिफ्लेक्स एक्शन आप लोग कमर के नीचे। हम लोग की ट्रेनिंग थी शूट स्ट्रेट, और कई लोगों की ट्रेनिंग कई वर्ल्ड में है, वर्ल्ड में नाम लेना ठीक नहीं, कई पुलिस फोर्सेस की, कि पोस्टमार्टम में अगर 5 गोली छाती और एक सर में नहीं लगी तो मान लिया जाएगा कि ये आपने नहीं मारा, कहीं आप लाश खरीद के लाए। अब ये तो अपनी अपनी पुलिस फोर्सेस की ट्रेनिंग है। इफ देयर आर 5 बुलेट्स इन द हेड and 1 in the chest, only then it will be recognized that you have been able to neutralize him. हम लोग ब्रूटल नहीं है, हम लोग प्रोफेशनल हैं, तो वी आर ओनली देयर टू न्यूट्रलाइज। और जब गोली मारते हैं तो उसके बाद हम जाके लाश को सैल्यूट भी करते हैं। तो हम लाश की बेइज्जती नहीं करते हैं, हम लाश को सैल्यूट भी करते हैं, और बड़े इज्जत और एहतराम के साथ अंतिम संस्कार भी करवाते हैं। उनके मजहब को या उनके धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार भी होता है। मैं फिर यही कहूँगा, आपने एनकाउंटर की बात की, लोग कहते हैं उसका एनकाउंटर कर दिया, एनकाउंटर किया नहीं जाता, एनकाउंटर हो जाता है। मैं यहाँ आपके स्टूडियो में बैठा हूँ और एक आदमी आता है कि बहुत पिक 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 कर रहा है, बहुत भौंकता रहता है, आज इसको निपटा दो, और वो आता है मेरे ऊपर, वो चाकू से वार करने की कोशिश करता है। कानून मुझे इजाज़त देता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, पुराने आईपीसी में धारा 96 से धारा 106, और वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता में शायद 34 से 44, उसके अनुसार मुझे अपनी या आपकी हिफाजत न्यूनतम बल प्रयोग करके हम कर सकते हैं। अब मेरे पास मेरा मोबाइल है या मेरे पास एक चाकू है, मैंने भी उठा करके उनको, कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर मेरे पास पिस्तौल है तो मैं उनको पहले वार्न करूं, वार्न करने से नहीं मानता, आगे बढ़ता जाता, मुझे स्टेप करता है,
और लाइफ थ्रेटनिंग है तो मैं उनके नॉन वाइटल पार्ट पे मैं गोली मार सकता हूँ, या आपके बचाने में, आपको बचाने, दोनों को बचाने में। अब फिर भी नहीं मानता है तो मैं अपने को बचाने के लिए फिर उसके वाइटल पार्ट पे गोली मार देता है। और इसके लिए पुलिस की संस्कृति आज की थोड़ी है, बड़ा पुराना पुलिस बल है यूपी पुलिस, और उसका एक तकिया कलाम केसदारी में हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा के दस्तयाब किया। यानी जब गिरफ्तारी करने यहाँ गया तो उसके दौरान जो कशमकश, जो खींचा तानी, जो हंगामा, जो बवाल हुआ, तो उसके मद्देनजर हमने कम से कम मुनासिब, जो समझते बड़ा खूबसूरत शब्द है, अप्रोप्रिएट, उचित, तो हमने उचित अप्रोप्रिएट यूज ऑफ फोर्स करते हुए उसको न्यूट्रलाइज किया और उसको कंट्रोल में किया। अब वो ये भी हो सकता है कि हल्के से हम स्पर्श कर दें, और वो ये भी हो सकता है कि फिर हम जो हमने आपको नमूने दिए हैं, तो जैसे होते हैं देवता, जैसे होते हैं देवता, हाँ, वैसा होता है पूजन। तो अब आप जैसी सेवा का मौका, पूजन का मौका देंगे, आपको निराश नहीं करेंगे, वक्त से पहले, उम्मीद से ज़्यादा। सर आपकी पर्सनालिटी को अगर देखें ना तो सर वैसे ही डर जाते हैं सर। वास्तविक तौर पर अगर मतलब अगर आप ड्यूटी नहीं होते, ड्यूटी वैसे तो पुलिस मैन इज नेवर ऑफ ड्यूटी, और नेवर ऑफ ड्यूटी, आई शुड नो बेटर। हाँ, ही इज़ नेवर ऑफ ड्यूटी। तो सर फिर भी मतलब आप अपने खाली वक्त में क्या करते हैं? अगर आप पुलिस ऑफिसर नहीं होते तो आप क्या होते हैं? मतलब एनी अदर? बिल्कुल, मेरा बहुत बड़ा पैशन था आपका। हाँ, टू स्टे अलोन, रीड एंड मेडिटेट। ओके। एक बादल है पराग का मेरा अकेलापन, हाँ, और जो असंग वो अभंग। एक बार आप भी ट्राई कीजिए। लोग तन्हाई के एहसास से डर जाते हैं, हाँ, वरना तन्हाई ऐसी कोई महफिल नहीं। आप एक बार एकांत का आनंद ले लीजिए, वो अकेलापन नहीं, वो एकांत होता है। सर वीआईपी ड्यूटीज़ पर एक चैलेंज रहता है अलग से। सर आप किसी ऐसी वीआईपी ड्यूटी पर रहे हों, क्योंकि मैं होली का एक किस्सा तेज प्रताप का, अगर आपको याद होगा, एक पुलिस ऑफिसर उनकी ड्यूटी में तैनात थे और बार बार वो उन्हें कह रहे थे कि डांस कीजिए, डांस कीजिए, डांस कीजिए। सर वैसा अगर कोई वाकया कभी आपको याद हो, अगर वैसा हो जाता है तो क्या करना चाहिए? बहुत ऐसे वो आदमी देख के बात करते हैं, जो नाचने वाला उसको कह देंगे नाच लेंगे। अगर किसी ने, मान लीजिए मुझसे किसी भी ने कहा होता कि नाचिए, तो मुझे तो नाचना मेरे मिजाज में नहीं। हाँ, मैं नचाता ज़रूर हूँ और मैं नचाऊंगा आपको अभी बेभाव। अरे प्राइम मिनिस्टर ऊपर तो कोई होता नहीं। बिल्कुल। आप जरा देख लीजिए, राजीव गांधी बड़े लोकप्रिय देश के प्रधानमंत्री थे, बड़े ही उम्दा उनका व्यक्तित्व और खानदानी जो उनमें मिजाज था, उदारता का, सरलता का, सौम्यता का। नए नए प्रधानमंत्री हुए थे, उन्होंने ये कहा कि मैं अपने परिवार के साथ पिकनिक पे जाऊंगा, रास्ते में एक भी वर्दीधारी न मिले, क्योंकि ये व्यक्तिगत मेरा एक कार्यक्रम है। नैनीताल की बात है, एसएसपी नैनीताल नए नए इलेक्ट हुए थे अपनी माँ की हत्या के तुरंत बाद। तो उनका ठीक है, आपका काम कहना कि एक भी वर्दीधारी नहीं लगेगा, लेकिन जो प्रोटोकॉल है वो वैसे ही लगेगा। और जैसे ही राजीव गांधी जी रस्ट कलर जोंगा पे आए, बगल में सोनिया जी, पीछे दोनों बच्चे बहुत छोटे थे, और एक उनका शायद गोल्डन रिट्रीवर कुत्ता था। और जैसे ही पहले उन्होंने देखा कि एक वर्दीधारी खड़ा है, तो उन्होंने गाड़ी रेबैन चश्मे, हु इज इन चार्ज हियर। अब जैसे प्रधानमंत्री के तेवर देखे तो मुख्यमंत्री जी ने कहा, डीजी साहब यू आर इंचार्ज, आप आगे जाइए। तो डीजी साहब ने कहा, आईजी साहब आप आगे जाइए। आईजी साहब ने डीआईजी साहब से कहा, आप आगे जाइए। हाँ, डीआईजी ने कहा, एसएसपी साहब विक्रम आप जाइए। यस सर। डिड आई नॉट आस्क यू नॉट टू पुट डिप्लॉय सिंगल कांस्टेबल इन यूनिफॉर्म? कहा यस सर। एंड इन स्पाइट ऑफ दैट यू चूज टू डिफाई माई ऑर्डर्स? कहा यस सर। There is a protocol and there is a system of deployment of force, and I'm sorry sir, you are a pretty, you have no right to tell me the scale of the force. एक तो बच्चों के सामने तुर्की बतुर्की, मैं भी यंग था आपकी तरह, हाँ, तो शायद मैं और शिष्ट और मुलायम जैसे कह सकता था, नहीं कहा। अच्छा, हमने कहा जब मरना ही तो शहीदों के मरे, क्या दब के मरे, अब तो सस्पेंड और डिस्मिसल होना ही है आज। तो उन्होंने कहा, वेल इफ यू आर बेंट अपॉन स्पॉइलिंग माय डे, आई एम गोइंग बैक, कि अगर तुमने मेरा दिन खराब ही कर दिया तो अगर कुछ घुमा करके जोंगा को वापस ले गए। बहुत नाराज। आप समझ सकती हैं कि देश का प्रधानमंत्री युवा जो अभी अभी इलेक्ट होकर के आया, अगर नाराज हुए तो क्या होगा। सबको दिन में तारे दिखने लगे। खैर वो लंबी कहानी, बाद में हम लोगों ने लेके गए उनको भुट्टा। पर सर विल पावर भी कम ही ऑफिसर्स में होती है सर। बाद में सुनिए उस आदमी का बड़प्पन सुनिए। उसने कहा, विक्रम आई एम सॉरी, यू वर राइट एंड आई एम सॉरी फॉर फायरिंग यू। तब लोग कहते हैं हम आपका हाथ चूम ले, देश का प्रधानमंत्री आपसे सॉरी कह रहा। हमने कहा तब जब तारे दिख रहे थे तब तो कोई वही है, सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर इज एन ऑर्फन। तब आपको यतीम खाने के जब आगे बढ़ो। सर पुलिस ऑफिसर्स के कुछ बयान
काफ़ी चर्चाओं में रहे। सीओ अनुज चौधरी का एक बयान होली के वक्त काफ़ी पॉपुलर हुआ। अभी बिहार में जिस तरीके से एक के बाद आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, एडीजी की तरफ से कहा गया कि जो किसान अभी क्योंकि कोई काम नहीं होता तो इसीलिए इस तरह की घटनाएं जो हैं बढ़ रही हैं, हालांकि उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। डू यू थिंक इस तरीके के बयान एक पुलिस ऑफिसर को देने चाहिए, या आप इन बयानों को किस तरीके से देखते हैं? इफ़ यू वांट टू एनालाइज इन, मैं ये दोनों बयान को मुझे छोटे छोटे कह रहा हूँ, दोनों बयान को, और एक लाइन, मौनम मूर्खम आभूषणम। मूर्खों का आभूषण है कि मौन रहे, क्योंकि जहां मुंह खोला उनकी विद्वता का प्रागट्य तुरंत हो जाता है। बेहतर यह है कि तुम अपनी विद्वता के बारे में अगर नहीं तुम आश्वस्त हो तो बेहतर है कि तुम मौन रहो। लोगों को गलतफहमी रहेगी कि तुम्हारी मुस्कुराहट में पता नहीं कितने शास्त्र वेद वेदांग निहित हैं, इसलिए बेहतर होगा कि मौन रहो। अपनी मुस्कुराहट और मुख भाषा में तुम सांकेतिक बात करो, क्योंकि जब तुमने बात कही, एक साहब कह रहे हैं कि किसान करते हैं, अरे किसान हमारा अन्नदाता है। एक साहब कह रहे हैं कि हफ्ते में इतनी बार और वो महीने में इतनी बार। आपका काम है अभेद्य सुरक्षा सुनिश्चित करें, चाहे हफ्ते में 10 बार आए, चाहे महीने में 50 बार आए। ये आज का कोटा आप नहीं बांधेंगे। सर, एक किस्सा हुआ था, एक MLCM के गनमैन को अंदर जाने नहीं दिया गया था स्टेडियम में, और वो एक IPS पुलिस ऑफिसर से उनकी तनातनी हो गई और वो भिड़ गए। वो महिला IPS ऑफिसर्स थी और MLC थे। वो एक स्टेडियम में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक मैच चल रहा था सर। कानपुर में था क्रिकेट हाँ, मैच कानपुर था। में सर। हाँ। सर, वो एक डील शब्द को लेकर इतनी बड़ी बहस होगी सर। और जब डील का शब्द हम विधायक को मालूम ही नहीं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वेयर इग्नोरेंस इज ब्लिस इज फॉली टू बी वाइज। दैट लेडी ऑफिसर ओनली सेड आई कैन डील विद। मैं आपको जैसे मैं, बट ही थॉट दैट डील इज समथिंग एल्स। अब चोर की दाढ़ी में तिनका हो तो उसके लिए वो लड़की क्या करेगी? आपको खुद ही आप इतने असुरक्षित हैं कि गनर लेके आप जा रहे हैं। आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता के सेवक है, आपको गनर लेके चलने की क्या जरूरत है? जरूर आपका पास्ट इतना थर्ड क्लास है कि आप 4 गनर लेके चल, वरना आप अपने को भयाक्रांत असुरक्षित समझ रहे हैं। अरे कुछ अपने चाल चलन पे देखो, और कहीं तुमने दुश्मनी मोल ली है उसको खत्म करो। सर, यू इंस्पायर सो मेनी पीपल। सर, आपको किसी ने इंस्पायर किया कभी जीवन में? किसी ने किया है मुझे, मेरे माता पिता ने किया है, मेरे स्वर्गीय बड़े भाई राजकिशोर सिंह ने किया है, और स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, और मेरे पूज्य गुरुदेव देवराहा बाबा ने। आज की तारीख में जिस स्टेशन पे हूँ, आपको भी मैं कहूँगा कि 2 किताबें ज़रूर पढ़िए, अपने घर में रखिए। कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद बड़ी सस्ती मिल जाएंगी, 9 वॉल्यूम्स, और गॉस्पेल ऑफ स्वामी रामकृष्ण परमहंस। आप इन 2 को पढ़ें, आप ज़रूर इंस्पायर होंगे। पीस ऑफ माइंड, जोशुआ लीबमैन की एक द बेस्ट सेलर रही है 25 साल तक। पीस ऑफ माइंड, उसको पढ़िए, आप ज़रूर इंस्पायर होइएगा। सर, जो यंग UPSC की तैयारी कर रहे हैं या प्रशासनिक करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहें लास्ट में? मैं बिल्कुल देना चाहूँगा मोनिका, ये एक तपस्या है, तपस्या पूरी कीजिए, गिव योर बेस्ट। जो आपके टाइम के ऊपर ये प्रोक्रेस्टिनेशन कराता है, सोशल मीडिया अगर 30 का 31 मिनट हो तो आप समझ लीजिए कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और फ्रिवलस एक्टिविटीज़, वो खाना खाइए जो जीवित हो, आपके अंदर ऊर्जा भरते, उस खाने से परहेज करें। ये तो हुई शारीरिक बात है। अपना एंटरटेनमेंट, दिमाग का रिलैक्सेशन वो सुनिश्चित कर लीजिए। अगर आप समझते हैं कि कोई क्लिप्स देखना, मूवी देखना, ज़रूर देखिए, लेकिन आपको अपने टेन्योर और कंफर्ट लेवल से आप कोशिश कीजिए कि आपके वेकिंग आवर्स केवल स्वाध्याय पठन पाठन में जाते हैं, और एक एकेडमिक प्लान बना दीजिए। इतना आप कर लेंगे, प्रबल संभावना, अगर मैं क्वालिफाई कर सकता हूं तो आप भी क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं तो सर, आपने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया था। जी। लेकिन मैं कभी क्लास में भी फर्स्ट नहीं आया, लेकिन IPS में फर्स्ट आ गया, तो ये इत्तेफाकी है और ईश्वर की कृपा, माता पिता का। और दूसरी चीज, अगर किसी कारणवश नहीं आते, दैट इज नॉट द वर्ल्ड्स एंड। इट इज नॉट पास और फेल, इट यू टेक योर चांस, आइदर यू मेक इट, इफ यू डोंट मेक इट, देयर आर बेटर ऑप्शंस ओपन फॉर यू। यू शुड ऑलवेज कीप होपिंग। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आनंद आया आपसे बातचीत करके, बहुत अच्छा लगा। सो मच ऑफ एनर्जी एंड एंथुसियाज्म, आज आपने मुझे मैग्नेटाइज कर दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।